चलिए, तो हेलो, बैठ जाइए। आज जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का ऑलरेडी हो चुका है। आज की क्लास होगी क्वांटिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव हो चुका है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस की, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं, तो यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंटों को हमने अमाउंट के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हेडिंग बनाइएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट को सर्च करना है। देखिएगा ध्यान से, क्या होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस? द कैलकुलेशन ऑफ exact amount of element present in the organic compound is called quantitative analysis। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उन्हीं को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहला हम करेंगे क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, तो आप ऐसे थोड़ा सा समझिएगा, एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ये मान लीजिए एक फर्नेसेस ले लेते हैं हम लोग। फर्नेसेस समझ में आता है आपको? भट्टी टाइप का होता है, और हमने इसको यहां से मान के चलिए कि ब्लॉक कर दिया है, यानी यहां से इसके अंदर कुछ भी लाया ले जाया नहीं जा सकता। अब हमने यहां पर एक स्पेस बना के रखा है, जान लीजिए यहां से आप क्या अंदर पास करने वाले हैं, O2, ऑक्सीजन गैस को अंदर भेजेंगे। हमने यहां पर एक चीज में अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टोर करके रखा हुआ है, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कहानी कुछ ऐसे है कि ये देखो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत? अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, साथ में ऑक्सीजन का इधर से साइड से सप्लाई आ ही रहा है, सफिशिएंट सप्लाई। तो अब क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो यहां से क्या करेगा, गैसेस इवॉल्व होंगी। अब इन गैसेस जो यहां से इवॉल्व हो रही हैं, हम उनको आगे ले चलते हैं, यहां से इनको हम आगे ले जाएंगे। एक मान के चलिए कि यू शेप्ड ट्यूब है, ये आपकी एक यू शेप्ड ट्यूब हो जाएगी। ये एक यू शेप्ड ट्यूब हो गई, ठीक। और यहां से आगे फिर हम एक बार इसको बढ़ाएंगे, मेरे डायग्राम बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पज है कि अगर डायग्राम के थ्रू आप देखोगे तो बात आपको ज्यादा क्लियर होगी।
इधर देखो, हमारे पास ये, चलिए अब ध्यान से देखिए डायग्राम को। सबसे पहले हमने क्या डायग्राम में कैसे वर्क किया ये समझिएगा। डायग्राम का प्रोसेस क्या है, हमारा पर्पज है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की एग्जैक्ट क्वांटिटी को पता करना हमारा वर्क है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यानी हम कर क्या रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वांटिटी बता रहे हैं। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा उसमें क्वालिटी पता कर रहे थे, है या नहीं। अब ये पता है कि है, कितना है ये पता करने चल रहे हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम करते क्या है, एक कंबशन ट्यूब लेते हैं। कंबशन ट्यूब का मतलब होता है कि एक ऐसी ट्यूब है जिसके जो काफी हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, सिंपल। अब हम करते क्या है, उसमें कुछ ऐसा स्पेस बनाए कि हम आराम से यहां से फ्रेश ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन इसके अंदर भेज सके। ऑक्सीजन क्यों, उसके अंदर जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है उनको उनके ऑक्साइड में बदलने के लिए हमें क्या भेजना पड़ेगा, ऑक्सीजन। और यहां पर हमने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, भाई चल ब्लॉक है तू, मतलब यहां से कोई गैस वैस बने तो इधर ना जाने पाए। अच्छा ये ध्यान रखना, ये पोरस है। पोरस का मतलब होल है, सब जाली जिसे कहते हैं, जाली, ताकि इसमें से कोई भी गैस आराम से क्या हो जाए, पास हो जाए। हाई जाली नहीं है इसको, मतलब अगर जाली वाली दिख रहा हो तो इसको बल्कि पूरा कलर कर दो, ये इसे माने जाली एकदम नहीं है, ये सब एकदम ब्लॉक है पूरा 100%। यहां से कोई इधर नहीं जा सकता, रास्ता एकदम बंद है। अब इधर से जब हीट करोगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा तो किस में बदल जाएगा, ऑक्सीजन से कंबाइंड होके कार्बन डाइऑक्साइड। सुना है भैया कंबशन रिएक्शन, किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने से वो CO2 बनाता है, H2O बनाएगा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यहां से CO2 और H2O बनेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, तो हमारे यहां से कौन कौन निकल रहा है, कौन कौन निकल रहा है, CO2 और H2O। तो यहां से CO2 और H2O जा रहे हैं, यानी मैं इनकी अगर बात करूं तो CO2 एंड कौन है, H2O। कैसे जनरेट हो रहे हैं अभी हम रिएक्शन दिखाएंगे आपको। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट किए तो वहां पे दो चीजें बनी, CO2 और H2O, और इस CO2 H2O को आगे पास करते हैं। यहां पर हमारे पहला ट्यूब जो है उसमें एनहाइड्रस CaCl2 भरा हुआ है। एनहाइड्रस CaCl2 का वेट हमको पहले से पता है कि एक्चुअली एनहाइड्रस CaCl2 का वेट कितना है, हम पहले से जान के रखे हुए हैं। भाई इस पूरे ट्यूब का, ये ट्यूब यहां से खटका लगा हुआ, निकाल दोगे पूरा ट्यूब है, ट्यूब को पहले वेट करके रखे थे कितना है, बाद में हम फिर वेट कर लेंगे अब कितना है। यानी जैसे कहते हैं ना फाइनल मास और इनिशियल मास, तो बीच में वो कितना मास गेन किया ये पता चल जाएगा। अब सुनो, एनहाइड्रस क्यों बोला गया, जैसे ही यहां से वाटर वेपर पास होगा ये उस मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी इसी के अंदर सोख जाएगा। अब जब पानी सोख लेगा तो धीरे धीरे इसका वेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो वेट बढ़ेगा ना। जैसे एक मिट्टी, सूखी मिट्टी, ढेला बोलते उसे, जानते हो नहीं, गांव में ढेला बोलते, ढेला मिट्टी वाला को। अब अगर वो सूखा है, ड्राई, तो उसका वेट अलग होगा। पानी में डाल दो उसको धीरे धीरे पानी डालो तो पानी को वो क्या करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। अब पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसका वेट उतना ही होगा, अब उसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली वैसे कि कैल्शियम क्लोराइड पहले हल्का होगा वेट में, और जब इसमें वाटर आएगा पास होके तो ये वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के बाद अब इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम निकाल लेंगे पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, तो बीच का गैप जो होगा वो किसको बताएगा, अमाउंट ऑफ वाटर। यानी अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, बात को समझो, अगर मैं बोलूं अमाउंट ऑफ वाटर, तो अमाउंट ऑफ वाटर, तो आप बोलोगे अमाउंट ऑफ CaCl2, अमाउंट ऑफ CaCl2 आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद उसका कितना हुआ, माइनस अमाउंट ऑफ क्या,
अमाउंट ऑफ CaCl2 बिफोर एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी क्या कहना चाह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले कितना था, एक्सपेरिमेंट के बाद कितना हुआ, तो बाद वाला तो वेट ज्यादा ही होगा, तो ज्यादा में से कम को घटा दोगे, जो गैप आएगा वो अमाउंट ऑफ वाटर होगा। सिंपल है, ठीक। अब ऐसे ही अगर कोई कहे कि भाई हमको एक काम करो, हमको ये, अच्छा यहां तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब वाटर यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहां फिर आगे फिर कौन बढ़ जाएगा, यहां पर सिर्फ बढ़ेगा CO2। अब जब CO2 इसमें जाएगा तो ये है एक्वस KOH, कौन है, एक्वस KOH, और ये किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका वेट भी बढ़ने लगेगा। तो अब मास ऑफ CO2 कैसे निकालोगे बताओ, मास ऑफ CO2 ये बराबर कैसे निकालोगे, मास ऑफ KOH, मास ऑफ KOH। हम इसको ऐसे कह सकते हैं फाइनल KOH है ना, माइनस मास ऑफ इनिशियल। अरे बात तो वही हो गई ना, इनिशियल माइनस फाइनल। इस तरह से हम CO2 को निकालेंगे। अब जब वेट निकल जाएगा तो आगे मैं बता रहा हूं कैसे फॉर्मूले पे रख के क्या करते हैं। पहले इतनी पिक्चर सबको क्लियर हो गई। क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है, ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई करना है, हीट करना है, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। इनको पहले चैम्बर में भेजना है जहां पे कैल्शियम क्लोराइड है। अब कौन, वाटर कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलके हाइड्रस हो जाएगा, यानी मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। CO2 यहां एब्जॉर्ब नहीं होगा, CO2 इस चैम्बर से अगले चैम्बर में जाएगा। यहाँ पे KOH रखा है, KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से दोनों के वेट बढ़ जाएंगे। इनिशियल वेट हमें पता थे, फाइनल वेट पता चल जाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना अमाउंट CO2 आया और कितना अमाउंट H2O आया पता चल गया। दैट्स इट। हेलो, दैट्स इट। चलो, कहां से बेटा, तू वहां से निकलेगा तभी तो आगे जाएगा। अरे ये क्या तुमको लग रहा है, ये ट्यूब के अंदर जाली लगाई गई है, अंदर फिट किया गया उसको, समझे। जैसे ये है ना, अब इसका कैप हम यहां से ओपन कर दें, जैसे ये मार्कर तुमको दिख रहा है, अगर मैं इस मार्कर को, खुल ही नहीं रहा है, मैं क्या बताऊं। अगर जैसे इस मार्कर को हम ओपन कर दें, या कोई भी पाइप ले लो, पाइप को ओपन कर दो और अब यहां पर जाली फिट करें अंदर, और उसके बाद इसको लॉक कर दें, यानी जाली उसके अंदर लगी हुई। टैप देखा है घर पे पानी वाला, उसके उसमें जाली नहीं लगी रहती है, तो उसमें से पानी निकल के बाहर नहीं आता है। बस वही सही तो करना है भाई, लकड़ी का गुटका थोड़ी रख देना है कि कुछ पास है ना हो। चलिए, अब जब हमने ये कर लिया कि यहां से ट्यूब से पास करके यहां से हमने इसका मास निकाल लिया और समझ में आ गया कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, कितना अमाउंट ऑफ KOH है, तो अब हम एक CO2 है, अब हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं और उस फॉर्मूले पे इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल। देखिए, अगर हमें निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास 12, ये तो बदलने वाला है नहीं, एक ही जैसा रहेगा। कार्बन किस चीज में बदला है, CO2 में, और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो कार्बन का मोलर मास अपान वो जिस कंपाउंड में जा रहा है उसका मोलर मास इनटू। अब बताओ, आपने यहां से मास ऑफ CO2 निकाला था कि नहीं, तो यही मास ऑफ CO2 यहां रख देंगे, मास ऑफ CO2 अपॉन, एक बात बताओ, तुमने यहां से
ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना वेट लिया था स्टार्टिंग में वो पता रहेगा, बाउल में रख के हीट किए थे ना, तो यहां पे लिख देंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और लास्ट में चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हो मल्टीप्लाई बाई क्या कर दो 100। दैट सिंपल फॉर्मूला विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट व्हाट, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। हाइड्रोजन के लिए हमें यहां पे 2 लिखना होगा, H2 का वेट, और किस में बदल रहा था H2O में, तो उसका मोलर मास हो जाएगा 18, और जहां पर मास ऑफ CO2 लिखा है वहां लिखोगे मास ऑफ H2O, और नीचे एज यूजुअल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 100। बाय दिस वे you can calculate the percentage of carbon and hydrogen in organic compound। अब न्यूमेरिकल लगाते समय तुमको सब नहीं याद रखना, देखो ये सब तो मैंने आपको बेसिस समझाया कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल लगाते साइन तुम्हें क्या करेगा, ये पता है पहले से, बस हमें न्यूमेरिकल में 2 चीजें देगा, CO2 कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है। CO2 कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है, H2O कितना है, उसका वेट कितना है, दैट्स इट, और आपको निकाल देना होगा। तो 2 चीजों से आप आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं, कार्बन का और हाइड्रोजन का। डन। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बाद हैलोजन का एस्टिमेशन है, किसका है, हैलोजन का है, नाइट्रोजन का है, तो मेनली हैलोजन और नाइट्रोजन, सल्फर का है, तो इन सबके भी एस्टिमेशंस है। तो देखो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब का एस्टिमेशन ऐसा ही है, उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट, उस जिस कंपोनेंट में बदल रहा उसका मोलर मास, उसका वेट कितना आ रहा है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना आ रहा है, हर बार यही करना है बस। अब जैसे कार्बन था तो वो CO2 में बदला है, कार्बन किस में बदला है, CO2 में बदला है ना। अब जो सल्फर होगा वो बैरियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा, हमें वहां पे बैरियम सल्फेट का मोलर मास चाहिए होगा। हैलोजन होगा तो AgX में जाएगा, तो हमें AgX में AgCl का, AgBr का, AgI का मास चाहिए। हर बार बस यही 2 चीजें बदलेंगी, बाकी डिक्टो सेम होगा। बस प्रॉब्लम आएगी तो कहां पे, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में, जिसके तरीके अलग है। तो अभी हम अगले क्लास में किसका एस्टिमेशन पढ़ लेंगे, नाइट्रोजन का, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन का लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, जैसे हमने कार्बन का एस्टिमेशन किया, हाइड्रोजन का एस्टिमेशन किया, ठीक वैसे ही किसका भी एस्टिमेशन करना है, नाइट्रोजन का, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन 2 तरीके से करते हैं, एक ड्यूमास मेथड और दूसरा ज़ेल्डाल मेथड। एक ड्यूमास मेथड और एक कौन सा, ज़ेल्डाल मेथड। पहला मेथड डालते हैं ड्यूमास मेथड। नंबर 1, इधर देखिए। अब ड्यूमास मेथड में करना क्या है, प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है, सीधी सीधी बात समझिएगा। ऐसे मान लीजिए ये हमने एक ट्यूब ले रखी है, बेटा ध्यान से समझ रहे ना। इस ट्यूब के अंदर हमने अपना फिल कर लिया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहां पे हमने क्या लगा दिया, ये हमने बर्नर लगा के रखा है, ठीक है, बर्नर लगा दिया। अब यहां से हम थोड़ा सा इसके रास्ते से हम कौन सी गैस भेज रहे हैं, CO2, ठीक है। और यहां पर हमने कुछ लगा के रखा है, ये दोनों मान लीजिए CuO प्लेट है। इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस CuO,
इधर देखो, इसको बंदी कर दे झूठ। हमने इसको एज मच एज सिंपल डायग्राम ट्राई किया बन जाए, मतलब जिससे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एक्चुअली ड्यूमास मेथड में होता क्या है। पूरी कहानी समझ लीजिए पहले, फिर एक साथ हम लोग नोट कर लेंगे। ड्यूमास मेथड में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम शॉर्ट में फर्नेसेस ट्यूब बोलते हैं, यानी फर्नेसेस बोल लीजिए, भट्ठी जिसे कहते हैं, फर्नेसेस, जहां पे हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। अब किया क्या जा रहा है, इस फर्नेसेस के अंदर हमने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लिया है विद द मिक्सचर ऑफ CuO, और साथ में अगल बगल CuO की प्लेट्स लगा के रखी, प्लेट्स ऐसी जो परफोरेटेड है, होल्स है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी यहां से आगे बढ़े तो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब दो चीजें हो सकती हैं, नंबर एक, हमारे अभी तक हम एज्यूम करके चल रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, इतनी चीजें। अब जब इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद जो नाइट्रोजन है वो N2 में बदल जाएगा, जो कार्बन है वो CO2 में बदल जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो H2O में बदल जाएगा, और ये सारे वेपर, चूंकि इधर से CO2 का प्रेशर लग रहा है एक्स्ट्रा, तो सब इधर की तरफ जाएंगे। जब यहां से इधर की तरफ जाएंगे तो ये सबसे पहले हमने मरकरी सील लगा के रखा है। सील का मतलब ये हुआ कि कोई चीज इधर से ना पता चले कि इधर ना जाने पाए। मरकरी एक ऐसा बहुत अमेजिंग लिक्विड होता है, मरकरी हमारे लिए बहुत खतरनाक भी होता है। मरकरी का अगर नॉर्मल टच भी अगर आपको ऐसा हो जाए, अब पता चलता है पानी से जल्दी बॉयल होने लगता है, लिक्विड स्टेट में होता ही है, हाथ से टच करोगे तो हाथ पे टच वच नहीं होगा, लेकिन अगर बाई मिस्टेक आप में स्किन वगैरह के अंदर अगर चला जाता है तो फिर वो आपको बहुत खतरनाक डेंजरस जोन में लगा सकता है। प्लेन वगैरह में मरकरी नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि अगर एक छोटा सा मरकरी का एक छोटा सा ड्रॉपलेट भी अगर प्लेन पे गिर जाए तो सब एल्युमिनियम की बनी होती है, प्लेन खराब कर देगा। ये सब इसके है। फिलहाल हम यहाँ पे मरकरी सील का लगा, मतलब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और इधर से कोई भी चीज ऐसी अनवांटेड चीज ना जाए जो इधर डिस्टर्ब हो। तो हम सिंपल सा है, अब यहां से क्या होगा कि ये जो CO2 है या जो H2O है या जो आपका NO2 है, वो सब इसमें से ऊपर जाएंगे। नाइट्रोजन गैस इसमें सॉल्युबल नहीं होती है, इसलिए वो सीधा ऊपर जाके कलेक्ट हो जाएगी। CO2 हम कई बार पढ़ चुके हैं, KOH में डिसॉल्व हो जाता है, तो जो CO2 होगा वो इस KOH में डिसॉल्व हो जाएगा, इसीलिए रखा गया इसको। जो H2O होगा वो भी यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे प्योरली हमारे पास ऊपर क्या कलेक्ट होता जाएगा, N2। नीचे हमने क्या लगा रखा है, नाइट्रोमीटर। नाइट्रोमीटर का काम होगा कि कितना अमाउंट ऑफ N2 यहां पे कलेक्ट हो रहा है वो बताना। सिंपल टास्क कितना है। अब हमें चूंकि यहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो नाइट्रोजन यहां पे कलेक्ट होगी वो हो सकता है कि एट STP पे हो जाए, या हो सकता है विदाउट STP पे हो। STP तो समझते होगे ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो किस प्रेशर पे कलेक्ट हो रही है वो हमें पता नहीं। अच्छा, यहां पर दो टाइप का प्रेशर हो सकता है, कुछ वाटर वेपर भी तो ऊपर जा सकते हैं, तो यानी यहां पर दो चीजें होंगी, एक वाटर वेपर भी हो सकता है और साथ में नाइट्रोजन हो सकता है। तो वाटर वेपर और नाइट्रोजन के कंबाइंड प्रेशर को बोलते हैं टोटल प्रेशर। क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर। यहां देखो, यानी टोटल प्रेशर जो होगा P टोटल जिसे हम कहते हैं, P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2O। अब इस कहानी में जो प्रेशर ऑफ H2O होगा उसे हम एक्वस टेंशन के नाम से जानेंगे। कैसे, एक्वस टेंशन के नाम से जानेंगे। तो इसका मतलब अगर हम प्रेशर ऑफ N2 निकालना चाहें तो हमें टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। अब ये क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको ये एक्वस टेंशन की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन होगी कि इसका एक्वस टेंशन इतना है। आपको करना क्या है, जो टोटल प्रेशर दे रहा है उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस कर देना है। सिंपल टास्क कितना है। तो अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो हमें प्योर N2 का केवल प्रेशर मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, हम एक चीज करते हैं एट STP और एक विदाउट STP। ध्यान से सुनिएगा, एक फार्मूला होता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2।
ये फॉर्मूला होता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन का। अब यहां से बताओ एक एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है 760, क्योंकि ये मरकरी प्रेशर है ना mmHg, तो 760 mmHg होता है 1 में। वॉल्यूम हमें एसटीपी पे ही तो निकालना है, तो हमें वॉल्यूम को V1 रहने देते हैं, और जो टेम्परेचर होता है एसटीपी पे वो 273 केल्विन होता है। कितना होता है 273 केल्विन। अब ये चीजें न्यूमेरिकल में गिवन होंगी। यहां देखो, यहां पर जो वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है एक्चुअल में वही V2 है। नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम यहां कलेक्ट होगा वो क्या बोला जाएगा V2, तो उसे V2 रख देना। प्रेशर कितना रहेगा वो न्यूमेरिकल में गिवन होगा, प्रेशर रख देना, और टेम्परेचर क्या दिया है वो टेम्परेचर रख देना। ये न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन होगी, यानी हम कह सकते हैं यहां पे इन चीजों को गिवन इन न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल में हर हाल में ये वैल्यू दी रहेगी, और आपको ये वाली वैल्यू पहले निकालनी होगी। जब ये वैल्यू निकाल ले जाएंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। सीधा सा टास्क ये है कि ड्यूमा मेथड में जब आप जाएंगे तो आपको अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को CuO के साथ हीट करना। पूरे डायग्राम से मतलब नहीं है, समझिए ध्यान से, इस पर न्यूमेरिकली आता है, कभी भी क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आता है। तो आपको अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को CuO के साथ हीट करना है, वहां से N2 गैस क्रिएट होगी, N2 गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। कितना वॉल्यूम ऑफ N2 गैस कलेक्ट हुआ ये नाइट्रोमीटर बता देगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरी बात समझिए, हमारा यहां पर प्रेशर कितना था और वॉल्यूम कितना था ये मैटर करता है। तो हम एक काम करेंगे, हमें ये वॉल्यूम एसटीपी पे चाहिए, हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम हर हाल में किस में चाहिए। अगर यहीं पे वो एसटीपी पे दिया है, और एसटीपी पे कितना कैसे पता चलेगा, अगर वहां पे वो बोल रहा है कि प्रेशर 760 है और टेम्परेचर 273 है, मतलब वो कौन सा वॉल्यूम है एसटीपी वॉल्यूम है। और अगर उसने इन दोनों के सिवा कुछ और प्रेशर का नाम लिया है, इसका मतलब वो एसटीपी पे नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो आप उसे एसटीपी पे बदलिए, और अगर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे बदलोगे, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है एट एसटीपी विदाउट एसटीपी। एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है 760, वॉल्यूम कितना होता है हमें यही तो पता करना है, तो V1, और टेम्परेचर होता है 273। ये न्यूमेरिकल में हर हाल में सब गिवन होंगे, P2 दिया होगा, T2 दिया होगा, V2 दिया होगा। ये पुट करोगे तुरंत कैलकुलेट कर लोगे क्या V1। अब आ जाओगे परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है 28, ये मास ऑफ नाइट्रोजन है, 22400 ये वॉल्यूम हो गया। 1 मोल N2 का एसटीपी पर वॉल्यूम, 1 मोल N2 का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है 22400 इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, और यहां से आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा। यहां ध्यान देने की बात है कि जो P2 है वो कई बार टोटल प्रेशर दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, और नीचे आगे लिखा रहेगा एक्वस टेंशन। तो ध्यान रखना है टोटल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। तो हमें एक्वस टेंशन बोलते हैं, तो वाटर के प्रेशर को रिमूव करना होगा, तो Pn2 बराबर P टोटल माइनस एक्वस टेंशन कर देंगे तो निकल जाएगा। और इसी Pn2 को यहां पे मिला के रखना है, ध्यान देना है। डन, इतना सा टास्क करेंगे ड्यूमा मेथड से इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला याद रखना है सिंपल सा। अब सब भूल जाओ, मान लो थोड़ी देर सब भूल गए क्या होता है, कुछ नहीं, हमें सिंपल याद रखना है 28। बोलो N2 का मोलर मास एटॉमिक मास कितना होता है 28, रख दिए। 1 मोल N2 का एसटीपी पे वॉल्यूम 22400। हमें यहां पर N2 का कौन सा वॉल्यूम रखना है एसटीपी, क्योंकि हमने कौन सा वॉल्यूम लिया है एसटीपी, तो हमें यहां पे एसटीपी पे वॉल्यूम रखना है उसका, और यहां पे क्या लिख देना है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। क्लियर है सबको। तो मैं सोचा लिख लीजिए कुछ। नंबर 1, इस मेथड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सीधी सीधी बात ध्यान रखो, सारे लोगों को क्या याद होना चाहिए, सबको सिर्फ इतना याद होना चाहिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28 अपॉन 22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब लोचा फंसेगा कि अगर वो वॉल्यूम आप एसटीपी पे ना दिया हो N2 का, तो आप फॉर्मूला लगाओगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू
P2 V2 अपॉन T2, दोनों में से किसी एक को STP मान लेना, दूसरे वाले को जो कंडीशन दी होगी वो मान लेना। जब STP मानोगे तो प्रेशर 760 हो जाएगा, टेम्परेचर 273 हो जाएगा, और वॉल्यूम को वॉल्यूम रहने देना। ये सब गिवन होगा, निकल जाएगा वॉल्यूम। जो वॉल्यूम आएगा उसी को यहां रखना है। मतलब अगर शॉर्ट में समझे तो यहां पे हम इसके अकॉर्डिंग V1 रखना है। क्या रखना है? V1, और ये दिया रहेगा। अब कई बार क्या होता है, जो प्रेशर हम यूज करते हैं वो टोटल प्रेशर दिया होता है, तो ऐसे में हमें उसे एक्वस टेंशन को क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बस इतनी सी टास्क है और ड्यूमास मेथड क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद की बारी आती है ज़ेल्डाल मेथड की। तो ड्यूमास मेथड का एक जल्दी से न्यूमेरिकल लिख लीजिए, तो जल्दी करिए। ड्यूमास मेथड का एक न्यूमेरिकल लिखिए। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, present in an organic compound, during estimation of nitrogen present in organic compound by Zeldal method, एक मिनट, Zeldal method नहीं है, by Dumas method, by Dumas method कॉमा लगाइए, 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 50 ml of nitrogen, collected at 300 Kelvin, temperature, and 715 mm pressure, full stop. Calculate the percentage composition of nitrogen in the compound, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, एक्वस टेंशन at 300 Kelvin is how much? 15 mm, ठीक है, 15 mm है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। पहला वर्क ये करना है कि आपको क्या क्या दिया है वो बोलते हैं। सबसे पहले मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू 0.3 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ N2 कितना आया? वॉल्यूम ऑफ N2 50 ml। आगे वॉल्यूम ऑफ ये हो गया 50 ml। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। प्रेशर कितना है? प्रेशर हो गया आपका 715 mmHg। और एक्वस टेंशन 15 mm। यही तो हुआ। अब मैंने क्या बताया था? प्रेशर ऑफ N2 निकालने के लिए क्या करना होगा?
ये इतनी चीजें आपको दी है न्यूमेरिकल में। अब बताओ सबसे पहला काम, प्रेशर ऑफ N2 कैसे निकलेगा? टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, यही फॉर्मूला बताया था। अब बताओ टोटल प्रेशर कितना है? 715 माइनस 15 इक्वल टू 700 mm। एक चीज तो मिल गई। अब बताओ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 हो जाएगा। अब बताओ ये किस पे है? एट STP। ये किस पे है? विदाउट STP। विदाउट STP। अब बोलो STP पे प्रेशर कितना होता है? 760। वॉल्यूम को V1 रहने दो, टेम्परेचर STP पे कितना होता है? 273 केल्विन। और यहां पर प्रेशर कितना दिया हुआ बोलो? 700। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 50 ml। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300। तो ये इतनी चीजें पुट कर देंगे, इसमें से कई सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ एक काम बताओ, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू 50 इंटू 273 अपॉन 760 इंटू 3। एक जीरो से एक जीरो तो मान लो कम से कम कैंसिल कर देते हैं। इससे 3 1 जा 3, 3 7 21 हो जाएगा। बोलो $91 हो जाएगा ना। अब उसके बाद क्या बचा? एज इट इज छोड़ देते हैं। हेलो, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। नाउ यानी V1 बराबर हमारे पास टोटल कितना आ गया? हम जितना मल्टीप्लाई कर सकते कर दे। 7 5 जा 35 इंटू 91 अपॉन 76, यही तो आया। बोलो अब हमारा परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28 अपॉन 22400 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया? 35 इंटू 91 अपॉन 76। और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.3 और इंटू वॉट? ठीक है। अब देखो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो बचते हैं उन्हीं को फाइनली कैलकुलेट कर देना है, और उम्मीद करते हैं इतना तो कैलकुलेट कर ले जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया? सिंपल वैल्यू जैसे हम पुट कर रहे हैं वैसे रखते चले जाना है, और कैलकुलेट करते जाओगे आपका आंसर आ जाएगा। लगभग यहाँ पे 17.46 करके आएगा। नोट कर सकते हैं।